Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zain Rashid and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम जू 101 के कुछ फाइनल टर्म के टॉपिक्स हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। क्योंकि आपको भी पता है टाइम जो है वो शॉर्ट है। मैं ओवरऑल हर लेक्चर पर जो है अलग अलग से वीडियो तो नहीं बना रही, लेकिन कुछ लेक्चर्स में मैंने ठीक है आपके जो फाइनल टर्म के जो 72 से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने पूरे हैंडआउट्स के अंदर से ही MCQs बनाए हैं, और ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और जो लास्ट टाइम आए भी थे। तो आपने ये वीडियो गौर से देख लेनी है और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स और क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आपने नोट कर लेना और वो जस्ट आप प्रिपेयर कर लें। आप सारा जो है टाइम चूँकि शॉर्ट है, सारे इतने लंबे आप हैंडआउट्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसकी जो हेल्पिंग मटेरियल्स की जो भी फाइल्स हैं, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसकी डिस्क्रिप्शन में हर फाइल होगी इसकी, ठीक है। तो जो मेरे पास अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन के लिए, पास्ट पेपर्स भी होंगे, तो वो आप इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने आपसे जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का, जो हमने लास्ट टॉपिक जो है वीडियो में देखा हुआ है आपने कि PCR क्या होता है। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ PCR। आपने वो PCR की टाइप्स कितनी है उनके नेम बताएं, सिर्फ हम उनके नेम बता दें। ये लिखी हुई है कि रियल टाइम PCR, मल्टीप्लेक्स PCR, नेस्टेड PCR, हाई क्वालिटी PCR, फास्ट PCR, हॉट स्टार्ट PCR और GC रिच PCR। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो किसी एक टाइप के ऊपर आएगा, 3 या 5 नंबर का, ठीक है। तो आपने वो एक टाइप पे लिखना है। जैसे आप उन्होंने बारी बारी इन तमाम जो PCR हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास है रियल टाइम PCR। राइट ए नोट ऑन रियल टाइम PCR, ठीक है। रियल टाइम PCR क्या होता है? रियल टाइम PCR को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव PCR। ये MCQs में भी आ सकता है कि रियल टाइम PCR को हम क्या कहते हैं। तो QPR जो है QPCR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको आपने MCQs के लिए याद करना है। इसको हम दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव PCR। इसका क्या है, ये क्या है, एक वेरिएंट है स्टैंडर्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ठीक है। यानी उसकी एक अक़साम है, वेरिएंट है, उसके अंदर ही असल जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसकी वेरिएशन का क्या ये एक बनाया हुआ है। इसका ये है कि इन विच एम्प्लीफिकेशन एंड सिमुलेटेशन क्वांटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, क्वांटिटेशन ऑफ करते हैं टारगेट DNA इज़ डन इन दिस सेम PCR मशीन, ठीक है। हाँ, इसमें हमने DNA की जो है एम्प्लीफिकेशन करने के साथ साथ क्वांटिफिकेशन भी करनी है कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटेशन है, कितनी DNA की जो क्वांटिटी है वो एक टाइम पे कितने टाइम पे और कितने सेकंड्स में कितनी फ्रिक्वेंसी से हो रही है। PCR मशीन यूजिंग कमर्शियली अवेलेबल, ठीक है, फ्लोरेसेंस डिटेक्टिंग थर्मोसाइट्स हैं इसके अंदर। PCR मशीन का नाम क्या है? फ्लोरेसेंट डिटेक्टिंग थर्मोसाइट। फ्लोरेसेंट डाई स्पेसिफिकली लेबल DNA ऑफ इंटरेस्ट। और जो फ्लोरेसेंस डाई होते हैं ये वो कलर होते हैं जो DNA वो जो हमें चाहिए, जिस DNA को हमने, हमारे पास एक सैंपल है DNA का, अब उस DNA के सैंपल में जो हमें DNA चाहिए, जो हमारे DNA ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसको हम फ्लोरेसेंट डाइस के ज़रिए हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्लोरेसेंट जनरेटेड इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ DNA प्रेजेंट। तो DNA को व्यू करने के लिए उसको कलर देते हैं ताकि DNA हमें सही से नज़र आ जाए। तो उसको हम फ्लोरेसेंट जनरेटेड, जो फ्लोरेसेंट डाई होता है उसके ज़रिए हम उसको कलर देते हैं। और फ्लोरेसेंट जो डाई होता है उसके जो फ्लोरेसेंट जनरेट होता है उसका वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, क्वांटिटी ऑफ DNA प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो रियल टाइम PCR किस्म के इसके अंदर आपने कुछ MCQs बताने हैं कि 2 मोस्ट कॉमनली यूज रियल टाइम PCR मेथड हैं, कौन कौन से हैं। एक हमारे पास रियल टाइम PCR को यूज़ करने का पहला मेथड है साइबर ग्रीन, ठीक है, SYBER। ये एक डाई साइबर ग्रीन क्या है, इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन साइबर ग्रीन। तो आपने बताना है कि साइबर ग्रीन में एक डाई है जो बाइंड करता है डबल स्टैंडर्ड DNA को, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड DNA को ये बाइंड नहीं करता। यानी जब हम DNA लेते हैं वो अपनी असल हालत में डबल स्टैंडर्ड इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह डबल स्टैंडर्ड होता है। तो वो क्या करेगा, जब इसके ऊपर हम साइबर ग्रीन अप्लाई करेंगे तो साइबर ग्रीन क्या होगा, इस डबल स्टैंडर्ड DNA के साथ बाइंड हो जाएगा और इसे ड्राई कर देगा, कलर कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड DNA हो तो वो एज ए टेम्पलेट यूज़ होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA, तो फिर उसको ये डाई नहीं करेगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड हमारे पास है टैक मैन प्रोब्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 2 मेथड आपने याद रखने हैं रियल टाइम PCR के। तो यहाँ पर ये इन्होंने एक दिखाई हुई भी है कि हमारे पास साइबर ग्रीन है, ये हमारे पास DNA के 2 स्टैंड है, एक
2, ठीक है। इसके ऊपर हमने ये साइबर ग्रीन जो है ये अटैच किया है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, वही बात लिखी हुई है कि ये डाई है, ठीक है, ग्रीन कलर का डाई है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच हो जाता है। ये देखें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ अटैच होकर उसको एक्सटेंड करके उसकी लेंथ बढ़ा के उसकी एम्पलीफाई करने में मदद कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ट्रैकमैन प्रोब है, ये हमारे पास प्रोब है, ठीक है, ये दरमियान में लगा हुआ, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए के दो पार्ट जिनको हमने आपस में मिलाना है, उन दोनों को मिलाने के लिए ये प्रोब यूज़ होगा ट्रैकमैन, और ये दोनों इन दो पार्ट्स को मिलाकर एक डीएनए टेम्पलेट डबल स्टैंडर्ड बना देगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके ऊपर भी नोट आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रियल टाइम पीसीआर। तो इसमें ये आ सकता है कि ये कन्वेंशनल पीसीआर बेस्ड है जिसमें डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होती है वो होती है बाय प्राइमरी एनीलिंग एंड एक्सटेंशंस, ठीक है। डीएनए की जो होती है ना, हमने क्या करना है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास मौजूद होगा उसको हमने क्या करना है, पहले डीनेचर करना है। डीनेचर का मतलब है कि अगर वो डबल स्टैंडर्ड था इस तरह, उसको हमने डीनेचर करके सिंगल स्टैंड में चेंज कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने ये डीनेचर करके सिंगल स्टैंड में किया है। फिर जैसे इसको डीनेचर करेंगे, डीनेचर के दौरान इसको हम एनीलिंग भी करेंगे, फिर एक्सटेंशन भी करेंगे। तो ये बेसिकली पीसीआर के 3 स्टेप होते हैं, हमने पढ़े थे। सबसे पहला होता है डीनेचर करना, यानी डबल स्टैंडर्ड को तोड़कर सिंगल स्टैंड में दोनों टेम्पलेट बनाना। फिर वो जो डबल स्टैंडर्ड डीनेचरिंग के बाद हमारे पास सिंगल स्टैंड में चेंज होता है, तो हर सिंगल स्टैंड को एक टेम्पलेट के साथ मिलाकर उसको एलोंगेट करना और जो है टेम्पलेट का ऐड हो जाना, ठीक है, हर स्टैंड के साथ जो हमने अलग किए उसके साथ स्टैंड का ऐड हो जाना। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टैंड ऐड होता है वो पहले वाले से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को साथ मिल के उसको एलोंगेट करके एक न्यू डीएनए डबल स्टैंड बना देता है, जिससे हमारे पास क्वांटिटी एम्पलीफाई होके आ जाती है। इसमें आपने ये जो मैं सारा इधर से एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, जो चीज़ें आपको समझाने वाली है वो मैं साथ साथ समझा भी रही हूँ, ठीक है। तो टाइम इतना नहीं है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इस वीडियो में काफ़ी लेक्चर्स आपके जो है ना कवर करवाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक जो है आपकी ये सारा फाइनल कवर हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, RT-PCR जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, ठीक है। इसमें आप देख लें कि एक होता है ट्रांसक्रिप्टेज रिएक्शन, ठीक है, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आपको पहले बता दूं कि ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। ट्रांसक्रिप्टेज ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए टेम्पलेट के ज़रिए आरएनए बनता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा, जो आरएनए का टेम्पलेट होगा वो दोबारा डीएनए बनाने के लिए यूज़ होगा, इसे हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल कराने के लिए क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पीसीआर यूज़ होगा, ठीक है। ये वो पीसीआर मेथड है जिसमें आरएनए को दोबारा डीएनए में तब्दील किया जाता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैसेंजर आरएनए है जिसके हमारे पास सीक्वेंस मौजूद है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करते हैं ना, तो कुछ रिएक्शन इसके दरमियान होने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में चेंज करते हैं। यानी सबसे पहले ये इस मैसेंजर आरएनए किस में चेंज हो जाएगा, दोबारा उसी डीएनए में जिससे मैसेंजर आरएनए खुद बना था। यानी डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से दोबारा डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन आता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हम जो पीसीआर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, याद रखना है आपने। इसमें मैसेंजर आरएनए जो होगा वो टेम्पलेट यूज़ होकर जो है सीडीएनए बना देगा, और सीडीएनए को फिर क्या करेंगे हम पीसीआर के ज़रिए एम्पलीफिकेशन उसकी कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी पे कि राइट ए नोट ऑन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर क्या है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर ये क्या है, बेसिकली ये भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक क्या है, वेरिएशन है, जिसमें हम अपनी रिक्वायर्ड आरएनए की टारगेट जितनी हमें चाहिए ना आरएनए की एम्पलीफिकेशन, उतनी ये आरएनए की एम्पलीफिकेशन करके दिखाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है ना उसको ऐड करते हैं पीसीआर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, और एम्पलीफाई करने से पहले। क्या होगा, हमारे पास जो पीसीआर होगा वो मैसेंजर आरएनए को, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होगा। इसमें हम कौन सा एंजाइम ऐड करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, वो एंजाइम ऐड करेंगे, और ये पीसीआर क्या करेगा, उस रिक्वायर्ड आरएनए टारगेट जो हमारा है उसको डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करेगा। तो जो क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम क्या है कि जो आरएनए टेम्पलेट होगा, ठीक है, उसको चेंज कर देगा, उसको ट्रांसक्रिप्ट करके चेंज कर देगा कम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसे हम कहते हैं सीडीएनए, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए।
ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होगा, सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन का ये प्रोसेस यहाँ पे बयान किया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है वो हमारे पास होता है। इस मैसेंजर आरएनए को हमने एक एंजाइम के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, वो चेंज कर देगा cDNA में। cDNA सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये एज ए टेम्पलेट होगा। इसको हम एक इस cDNA को फिर हम एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, उसके ज़रिए हम किस में चेंज कर देंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। और डबल स्टैंडर्ड जो बनेगा उसको हम PCR के ज़रिए एम्पलीफाई कर देंगे। तो ये काम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR का। तो इसका प्रिंसिपल भी यही है। तो मैं जो काम करने का इसका मेथड है वो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर एक और जो शार्ट क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ RT-PCR, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एम्पलीफिकेशन है ना, ये 2 स्टेप में करता है, ठीक है। प्रोसेस इन ए सिंगल ट्यूब, एक सिंगल है जो हमारे पास ये कह लें कि आला है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये सारे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उस सिंगल ट्यूब में 2 रिएक्शन हो रहे थे, पहले आरएनए से डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड बनता है, फिर डीएनए डबल स्टैंडर्ड में चेंज होता है। तो ये बस आपने प्रोसेस याद रखना है। प्रिंसिपल आप ये भी आपने याद रखना है, यहाँ पर वो दोनों का ओवरऑल जो है कंपैरिजन दिखाया गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बना, व्हाट आर नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स। प्राइमर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्राइमर्स जो होते हैं ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं, ठीक है। प्राइमर्स में बेसिकली 12, 15, 10 जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। अब वो जो प्राइमर है, ठीक है, ये शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ये आपने याद रखना है, पेपर में आएगा प्राइमर का ये है, ठीक है। तो प्राइमर डीएनए प्राइमर भी हो सकता है, ठीक है, यानी डीएनए का न्यूक्लियोटाइड हो जाना, या डीएनए के शॉर्ट सीक्वेंस को हम प्राइमर कह सकते हैं। आरएनए का हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोटीन का हो सकता है, या फिर अमाइनो एसिड का हो सकता है। तो आपने सबका याद रखना है, ठीक है। सब हमारे पास है, व्हाट आर रैंडम हेक्सामर्स। रैंडम हेक्सामर्स क्या है, आर ए मिक्सचर्स ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट कैन अटैच रैंडमली टू मैसेंजर एनएनए एंड इनिशिएट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंटायर आरएनए पूल। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास आरएनए का एक टेम्पलेट है जो कि प्राइमर के तौर पर मौजूद हो, ठीक है, उस प्राइमर के अंदर अगर हमारे पास टोटल 6 न्यूक्लियोटाइड मौजूद हों, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उन 6 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेक्सामर। और वो हेक्सामर क्या, वो रैंडमली अटैच होंगे मैसेंजर आरएनए के साथ एज ए प्राइमर। यानी मैसेंजर आरएनए के साथ एक जो प्राइमर अटैच होता है अननीलिंग करने के लिए, ठीक है, और PCR के दौरान वो जो प्राइमर होगा वो 6 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे मुश्तमिल होगा, और वो इनिशिएट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी मैसेंजर आरएनए को CDN बनाने के लिए चेंज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर ओलिगो DT प्राइमर्स, ठीक है, ये भी कॉमनली कम्प्लीमेंट्री टू पॉली ए टेल ऑफ मैसेंजर आरएनए molecules that allow synthesis of complementary DNA only from messenger RNA molecule। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा cDNA बने वो सिर्फ RNA के मॉलिक्यूल से ही बने। तो RNA मॉलिक्यूल्स की एक टेल होती है जिसे हम अमाइनो एसिड की टेल बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पॉली ए टेल। तो इस टेल को इस मैसेंजर RNA के साथ अटैच करके वहीं से जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करके उसी के डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए से CDN बनाने के ओलिगो DT प्राइमर्स कहते हैं। ये जो प्राइमर्स होंगे ये पॉली ए टेल जो होगी मैसेंजर आरएनए की, उसके साथ अटैच होके आरएनए को DNA में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स। सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स क्या होते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक प्राइमर्स आर द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड, यानी ये हर जगह यूज़ हम इनको नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड है। यानी ये कुछ खास स्पेसिफिक प्राइमर्स हैं जो स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ लगते हैं, हर किसी सीक्वेंस के साथ ये अटैच होके मैसेंजर आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्स PCR। ये भी इसमें क्या होता है कि जिसमें हमने क्या मल्टीप्लेक्स के नाम से शो हो रहा है कि ये मल्टीपल सीक्वेंस जो होगा ना, टारगेट सीक्वेंस होंगे हमारे पास, उनको हम एक टाइम पे मल्टीपल सेट ऑफ प्राइमर के ज़रिए आरएनए मिक्सचर के ज़रिए एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सीक्वेंस होगा, ठीक है, उसको हम एम्पलीफाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ प्राइमर्स। यानी सीक्वेंस एक है और उसको एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ होने वाले प्राइमर्स है मल्टीपल हैं। दिस इनेबल्स एम्पलीफिकेशन ऑफ सेवरल जीन सेगमेंट्स इन द सेम टाइम, यानी एक टाइम के ऊपर डिफरेंट जो
प्राइमर्स हैं उनकी जो सेगमेंट्स होंगे, जीन सेगमेंट्स, वो एम्पलीफाई होकर हमारे पास आएंगे और उसमें हमारे पीसीआर हेल्प करेगा। तो यहाँ पर यही आपने याद रखना है। इस टेक्नोलॉजी को, मल्टीप्लेक्स टेक्नोलॉजी को किसने सबसे पहले यूज़ किया था? शार्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है। कैम्बरलेन एट ELAL फॉर दी डायग्नोजिंग ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी 1988 में जो भी डिज़ीज़ थी एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको डायग्नोज करने के लिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। इसका और क्या है, मल्टीप्लेक्स पे जो है पीसीआर एक टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ये भी अपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए, यानी 10 to 200 नैनोग्राम जो है अमाउंट चाहिए स्टार्टिंग टेम्पलेट के तौर पर। और ये यानी इतना हम अगर अमाउंट लें ना, थोड़ी सी अमाउंट लें डीएनए की, ठीक है, उस थोड़ी सी अमाउंट को हम मल्टीप्लेक्स पीसीआर के साथ के ज़रिए एम्पलीफाई करते जाएंगे, यानी थोड़ी सी अमाउंट से हम स्टार्ट करेंगे और एंड प्रोसेस के दौरान यानी आखिरी स्टेप पे हमारे पास ढेर सारा डीएनए एम्पलीफाई होकर तादाद में ज़्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यही इसका याद रखना है। जस्ट इसकी आपने पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये सारे जो हैं ट्रेडिशनल पीसीआर जो है, प्राइमरी स्ट्रेन है, सेकेंडरी सेट है, ये सब को हम एक ही जगह पे इकट्ठा प्राइमर्स जो होंगे ना, प्राइमर सेट 1 2 3, उन सब को एक टाइम पे यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि प्राइमर्स की भी टाइप होती है 1 2 3, तो इकट्ठा यूज़ करता है वो प्राइमर पीसीआर में। व्हाट इज़ नेस्टेड पीसीआर? राइट ए नोट ऑन नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर क्या है? ये भी एक मॉडिफिकेशन है पीसीआर की, डिज़ाइन टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द एस्से रिएक्शन। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ 2 प्राइमर सेट डायरेक्टली अगेंस्ट द सेम टारगेट एंड 2 सक्सेसिव पीसीआर रिएक्शन। इसमें एक टाइम पे 2 पीसीआर रिएक्शन हो रहे हैं और दोनों में 2 सेट प्राइमर सेट यूज़ होंगे। ये आपने इसकी चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा होगा कि किस तरह ये आउटर प्राइमर है, ठीक है, और ये नेस्टेड प्राइमर है। हमारे पास ये आउटर प्राइमर है और ये ब्लैक रीजन वाला हमारे पास नेस्टेड प्राइमर है। तो ये जो होगा फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर, फिर सेकंड राउंड में देख लें कि नेस्टेड पीसीआर के सिर्फ टेम्पलेट रहेंगे और वही मॉडिफाई होकर हमारे पास आएंगे, इस तरह शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन हाई फिल्डिटी PCR. High fidelity PCR क्या? The fidelity of a polymerase refer to its ability to insert the correct base during PCR. PCR के दौरान DNA टेम्पलेट या RNA टेम्पलेट के ज़रिए DNA का बनना, ठीक है। हमारे पास DNA का कोई टेम्पलेट है, यानी इसे कह लें कि डबल स्टैंडर्ड ऐसे स्टैंड पड़ा हुआ है एक DNA, उसको हम पहले क्या करेंगे, सिंगल स्टैंड में चेंज करेंगे इस तरह, ठीक है। ये सिंगल स्टैंड में चेंज हो गया। अब इस सिंगल स्टैंड को हम किसी प्राइमर से अटैच करवा के डबल स्टैंडर्ड के ज़रिए एक टेम्पलेट बना, इसको टेम्पलेट लेंगे और एक प्राइमर इसके साथ अटैच करेंगे। वो इस टेम्पलेट को क्या करेगा, इसी तरह की एक कॉपी बना के डबल स्टैंडर्ड DNA बना देगा। तो डबल स्टैंडर्ड DNA बनाने के दौरान, ठीक है, ये देखना कि ये दोनों जो स्टैंड है, ठीक है, जो आपस में दोनों जो टेम्पलेट हैं, ये दो आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी जहाँ पर करेक्ट बेस लगनी चाहिए वहाँ पे करेक्ट बेस एक दूसरे से अटैच हो रही है। करेक्ट अगर बेस अटैच हो रही हो तो इसको, उस रीजन को जहाँ पे करेक्ट बेस एक दूसरे से अटैच हो रही है, उसे बोलते हैं हाई फिdelity पीसीआर, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, करेक्ट बेस इंसर्ट करनी होती है ड्यूरिंग पीसीआर। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हमने क्या करना है, कन्वर्सली द रेट ऑफ मिस इनकॉर्पोरेशन इज़ नोन एज द पॉलीमरेज एरर रेट, यानी अगर मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाए, यानी जहाँ पर हमें DNA की बेस ए को ए जो होता है एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामिन जो होती है, ए किससे अटैच होती है और डी किससे अटैच होती है, टी को किससे अटैच होना चाहिए, सी को किससे अटैच होना चाहिए। अगर वो उससे अटैच नहीं होती, ठीक है, मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, बेस जो है वो सही इनकॉर्पोरेट नहीं होती, तो वो पॉलीमरेज का एरर आ जाता है, पॉलीमरेज रिएक्शन जो होगा उसके रेट में एरर आ जाएगा। तो ये हमने क्या करना है कि PCR जो हाई फिdelity रेट है ना, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ड्यूरिंग PCR जो है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि DNA एप्लीफिकेशन के दौरान कोई हमारे पास एरर ना आए, ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो एप्लीकेशन ऑफ DNA इंटरेस्ट में। तो इस को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया था? NEB जो साइंटिस्ट थे वर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड कमर्शलाइज दी हाई फिdelity DNA पॉलीमरेज। तो ये आपने MCQs के लिए भी याद रखना है। तो इनको हम वेंट DNA पॉलीमरेज भी बोलते हैं, जो कि एंजाइम के तौर पर काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ओवरऑल जो है दिखाया हुआ है फास्ट PCR। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
Enzymes capable of fast PCR can help in achieving faster turnaround times for sample to result and give improved throughout on existing thermocycles. Thermocycles क्या है? बेसिकली जो PCR के टोटल जो साइकिल है, ठीक है, जिसमें डीनेचरिंग होती है, फिर अनिलिंग होती है, फिर एलोंगेशन या एक्सटेंशन होती है, ये सारा जो है ना 3 स्टेप जो PCR के मेन है, ये थर्म पे डिपेंड कर रहे हैं, हरारत पे। हर स्टेप्स का जो टेम्परेचर है वो मुख्तलिफ होता जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं थर्मोसाइकिल। तो पीसीआर बायोसिस्टम जो रेंज है पीसीआर की एंजाइम्स की एक्सटेंशन रेट उसका कितना है? तकरीबन 3 से 6 kb पर मिनट है, ठीक है। ये आपने एक्सटेंशन रेट भी याद रखना है। एक्सटेंड करने का 1 मिनट में वो कितनी ज़्यादा डीएनए की जो एक्सटेंशन है वो करता है, 3 से 6 kb उसकी लेंथ को 1 मिनट के अंदर वो एक्सटेंड करता है। और ये किसके लिए है? और वाइल्ड टाइप टैप डीएनए पॉलीमरेज जो है ना वो क्या करता है, 1 kb करता है लंबाई या एक्सटेंड करता है 1 मिनट के अंदर डीएनए को। यानी डीएनए की कितनी लंबाई होगी? 3 से 6 kb होगी, तो वो 1 मिनट में होगी टिपिकली के लिए। डिस्क्राइब दी हॉट स्टार्ट पीसीआर क्या होता है? ये भी एक तकनीक है। ये क्या करती है? नॉन स्पेसिफिक रेप्लिकेशन को कम कर देती है। यानी हमारे पास अगर हमारे पास एक डीएनए का सीक्वेंस आ गया, हम चाहते हैं इस डीएनए के सीक्वेंस का जो स्पेसिफिक पार्ट है ना एक, ठीक है, यानी यहाँ से ये एम्पलीफाई हो या यहाँ से एम्पलीफाई हो, हम ये पूरा डीएनए एम्पलीफाई नहीं करना चाहते, तो हम इसके स्पेसिफिक पार्ट्स लेंगे और स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन कर लेंगे। तो हॉट स्टार्ट हम तब करेंगे जब हमें नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन नहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो ये रैंडम रूम टेम्परेचर पर है। इसका रिएक्शन जो होता है ना बहुत आसान है, ये रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। तो पॉलीमरेज यूज्ड इन हॉट स्टार्ट पीसीआर अनरिएक्टिव एट एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। तो पॉलीमरेज एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड एट दिस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर ही काफ़ी, अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। इसके अलावा क्या एट पैसिव रिएक्शन टेम्परेचर रिच ड्यूरिंग पीसीआर साइक्लिंग द पॉलीमरेज डिसोसिएट फ्रॉम इट्स इनहिबिटर एंड कॉमन सेंस पॉलीमराइजेशन। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है, पैसिव कर दें या कम या ज़्यादा कर दें, तो वो क्या होगा, हमारा पीसीआर का जो साइकिल है वो इनहिबिट के तौर पर काम हो जाएगा, फिर इनहिबिट हो जाएगा और जो है हमारा डीएनए एम्पलीफाई होने की बजाय उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास ये दिखाया हुआ है कि किस तरह आपने क्या करना है, हॉट स्टार्ट पीसीआर को यूज़ करना है। ये टैक डीएनए पॉलीमरेज है, इसको हीट करते हैं हम लोग, तो जो प्राइमर होगा वो इस डीएनए टेम्पलेट के साथ आके अटैच होता है और फिर इसको एक्सटेंड करता जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज के ज़रिए, और एक्सटेंड करके इसको डबल स्टैंडर्ड में चेंज कर देता है। और इसके लिए जो हीट है वो कह रहे हैं कि हमें इतनी रूम टेम्परेचर की रिक्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ जीसी रिच आर पीसीआर। द जीसी रिच पीसीआर सिस्टम इज़ ब्लेंड ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड प्रूफ रीडिंग पॉलीमरेज। जीसी जो है रिच पीसीआर, इसमें 2 तरह के हमारे पास एंजाइम बेसिक जो यूज़ होते हैं वो है टैग डीएनए पॉलीमरेज है एक, और दूसरा है प्रूफ रीडिंग पॉलीमरेज। ये दोनों एंजाइम यूज़ होते हैं। ये किसके लिए यूज़ होंगे? फॉर एम्पलीफाइंग लॉन्गर न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स। अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड या कोई भी स्ट्रैंड है सीक्वेंस का, वो अगर लॉन्ग है यानी बहुत लॉन्ग है, तो लॉन्गर सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए हमें जीसी रिच पीसीआर यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो है लेसन नंबर 73 है डीएनए सीक्वेंसिंग सेंगर मेथड। सेंगर एक साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंसिंग का एक मेथड बताया था। इसका मेन जो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये सीक्वेंसिंग का मेथड काम करता है वो है कि दी 5 कार्बन ऑफ इनकमिंग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड DNTP जो होता है इज जॉइंड टू द 3 कार्बन एट द एंड ऑफ द चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ईच पोजीशन फ्रॉम एस्ट्रो लिंकेज विच इज सेंट्रल फॉस्फेट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो 5 एंड होगा ना, ठीक है, उसकी जो कार्बन होगी ना, हमारे पास डीएनए 2 तरह के होते हैं, एक ये है ना 5 एंड इसका, ये इसका 3 एंड हो गया, ठीक है। एक और डीएनए उसका ये 5 एंड होगा, ये 3 एंड होगा, यानी एंटी पैरेलल है ना डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो इसका 5 एंड की जो कार्बन होगी ना, एक सीक्वेंस की जो 5 कार्बन की एंड होगा, उसका जो 5 कार्बन की जो कार्बन होगी वो किससे अटैच होगी? 3 कार्बन जो कि दूसरी चेन के एंड पे मौजूद है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ईच पोजीशन, जो इनके दरमियान हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपस में एस्ट्रो लिंकेज के जरिए जुड़ेंगे। फास्फेट सेंट्रल ग्रुप मौजूद होगा और न्यूक्लियोटाइड जो होगी वो अलोंगेट होगी। तो ये बताया था सेंगर ने। द की टू सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड इज़ द पेक्यूलियर केमिस्ट्री ऑफ, इसमें हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है ट्राईफॉस्फेट, यानी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, उनको यूज़ करके ये करता है।
तो वो यही आगे इसका यही अपनी प्रिंसिपल याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे पास ये देखें 3 to 5 है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। उस सीक्वेंस को हमने अब 5 से 3 की तरफ एलोंगेट करके डबल स्टैंड में चेंज करना है। तो यहाँ से ये टेम्पलेट आएगा, एलोंगेट करता जाएगा। एलोंगेट कैसे करेगा, उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जा रहा है। ये देखिए DDA न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है, उसे एलोंगेट करके उसके साथ बनाता जा रहा है न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो दिखा रहे हैं, अगर आप गौर से देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है जो 5 से ऊपर से नीचे 3 की तरफ रन कर रहा है। अब इसके साथ इसी की कंप्लीमेंट्री हमने एक टेम्पलेट लेकर इसको डबल स्टैंड में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे, DD-ATP, DD-CTP, DD-TTP, ठीक है, ट्राइन, ये सारी हमने मिक्स करके DNA सिंथेसिस के ज़रिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए इस जेल के ऊपर रन करवा के इसके साथ वो ऐड करते जाने हैं टेम्पलेट प्राइमर के जरिए ऐड करके। ये इसके साथ ओरिजिनल जो टेम्पलेट है उसके साथ अटैच होकर हमारे पास न्यू सीक्वेंस बना देगा जो कि डबल स्टैंडर्ड कहलाएगा। यहाँ पर यही आपके लॉन्ग को भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, व्हाट इज राइट नोट और सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। आपको सिंपल वर्डिंग में मैंने समझा दिया है ना, ये तो आपने ये याद रखना है। तो टेम्पलेट एक इधर छोटा शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ शॉर्ट प्राइमर। शॉर्ट प्राइमर कितने न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है, 20 न्यूक्लियोटाइड्स पे। ये MCQs के लिए आपने याद रखना है। व्हाट इज़ प्राइमर, प्राइमर इज़ ए शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ 20 न्यूक्लियोटाइड्स, या ये सिर्फ कहने शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच कंटेन्स 20 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जिसमें जो है ATC जो है वो रिस्पेक्टिव ये प्राइमर आता आएगा, ठीक है। और कोई भी हमारे पास ऑलरेडी जो सीक्वेंस यहाँ पर जिस तरह ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके साथ प्राइमर अटैच होगा और न्यू ATPD ऐड करके इसको लॉन्गेट करके इसके बराबर कर देगा और डबल स्टैंड में चेंज कर देगा। ये हो गया हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये आपने खुद ही यहाँ से रेडी कर लेनी, इसमें और कुछ भी समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा है लेसन नंबर 74, DNA सीक्वेंसिंग सेंगर जो मेथड था। पहले हमने सिंपल इसका प्रिंसिपल पढ़ा कि किस तरह ये करता है। अब सेंगर जो सीक्वेंस मेथड है उससे हम DNA को कैसे सीक्वेंस करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आसान है। DNA सीक्वेंसिंग द प्रोसेस ऑफ डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। हमने सिर्फ ये देखना होता है एडिनिन्स, थायामीन, साइटोसिन और ग्वानिन्स, इनका DNA के अंदर किस जगह पे किसको किससे अटैच होकर सीक्वेंस बनाना है। तो यहाँ पर व्हाट इज सेंगर द चेन टर्मिनेशन मेथड, ठीक है। द DNA सीक्वेंसिंग मेथड डेवलप्ड बाय फ्राइडे सेंगर फ्रॉम द बेसिस ऑफ ऑटोमेटेड साइकिल सीक्वेंस रिएक्शन टूडे, ठीक है। ये DNA सीक्वेंसिंग मेथड जो है ये आपने याद रखना है किसने किया, MCQs में आ सकता है, फ्राइडे सेंगर ने, और ये 1980s में था, ठीक है, डेवलपमेंट शो हुई थी। तो फर्स्ट तकनीक क्या थी, सेंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड ऑफ DNA, ठीक है। सीक्वेंसिंग वाज फर्स्ट कमर्शलाइज बाय, किस सिस्टम के ज़रिए उन्होंने कमर्शलाइज किया, अप्लाइड बायो सिस्टम। जो अप्लाइड बायो सिस्टम वाली कंपनियां थी, सेंगर के सीक्वेंस मेथड को किसने पब्लिक किया और किसने पब्लिश किया, वो अप्लाइड बायो सिस्टम थे, ये आपने याद रखना। वाइडली यूज्ड जो मेथड है वो कौन सा है, सेंगर का। इट इज़ वाज वाइडली यूज्ड सीक्वेंसिंग मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। इसमें हम DNA के जो रीजन्स होते हैं उनके 900 बेस पेयर्स इन लेंथ के दौरान जो होते हैं, तो वो इसमें हम यूज़ करके उसको यानी हमारे पास अगर एक DNA का सीक्वेंस है जिसके अंदर 900 जो है बेस पेयर मौजूद है इन लेंथ के अंदर, तो 900 बेस पेयर की मदद से हम डिफरेंट और सीक्वेंस करके DNA के सीक्वेंस बना सकते हैं। तो ह्यूमन, इसकी आगे एग्जांपल दे रहे हैं कि इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि जो इंसानी जीनोम था उसके मतलब ओवरऑल उसको, उसके स्ट्रक्चर को और जीनोम को प्रिडिक्ट करने का जो प्रोजेक्ट शुरू था उसमें हमने क्या यूज़ की थी, सेंगर सीक्वेंस वाज यूज्ड। उसमें सेंगर का तरीका यूज़ गया था जिसमें ह्यूमन के जीनोम को हमने सीक्वेंसिंग में उसके ह्यूमन के जीनोम का सीक्वेंस मालूम किया था कि किस तरह ह्यूमन के जीनोम में DNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स A किससे मैच हो रही है, D किससे मैच हो रही है और कितने सीक्वेंस पे मुश्तमिल है। तो फ्रैगमेंट्स है। अब ये नेक्स्ट आप इतनी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये देख रहे हैं आप लोग कि डी नेचर पहले होता है DNA यूजिंग हीट है, फिर मल्टीपल उसके सेगमेंट्स बनते हैं। उन मल्टीपल सेगमेंट्स के साथ ब्लू कलर के साथ छोटे छोटे क्या आखिर प्राइमर अटैच होते हैं। प्राइमर जो होता है वो हर सेगमेंट्स को डबल स्टैंड में चेंज करके न्यू DNA बना देता है। साथ साथ प्रोसेस जो है वो दिखाया हुआ है। फिर इसी जो हमारे पास DNA जो बनता है इसको हमारे पास ट्यूब्स होती हैं जो उसमें ये सोल्यूशन की फॉर्म में होता है। उस सोल्यूशन को हम जेल के ऊपर गिराते हैं और वहाँ पर ये जो बैंड्स आपको नज़र आ रही हैं या DNA के बैंड्स जो हमें
हमें नज़र आते हैं। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल होती है, जेल के ज़रिए एगारोस जेल के ज़रिए उसके एगारोस जेल जो है उसके ऊपर हम इसको रन करवा के DNA के बैंड्स देख सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स जो है सेंगर मेथड की, उसमें क्या है, DNA सीक्वेंसिंग उसके अंदर जो बेस थी वो एक बंदा था आर्थर कॉर्नर बर्ग। उसका जो वर्क जिस उसने DNA की एप्लीकेशन के ऊपर दिया हुआ था ना, उसी की बेस पे सेंगर ने भी अपनी जो है काम का नज़रिया पेश किया। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ प्राइमर। ए प्राइमर विच इज़ ए शार्ट पीस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। ये एक शार्ट पीस है सिंगल यानी स्टैंडर्ड DNA का, या ये कह लें कि शार्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो DNA एज एक्ट करता है स्टार्टर फॉर द पॉलीमरेज, यानी DNA टेम्पलेट्स के साथ यूज अटैच हो जाता है। ठीक है, ये अगर हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड DNA टेम्पलेट है, इसके साथ आके इधर अटैच होगा और इसको पकड़ता पकड़ता लॉन्ग करता हुआ डबल स्ट्रैंड में चेंज कर देगा। और 4 DNA न्यूक्लियोटाइड्स के नेम लिखें। व्हाट आर दी 4 DNA न्यूक्लियोटाइड्स, तो आप याद रखिएगा डाई न्यूक्लियोटाइड D ATP, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे बोलते हैं। ये देन DT TP DCTP DGTP, ये आपने इनके याद कर लेने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है सेंगर का, ये हमने दोबारा पहले पढ़ लिया है, वही सेम उन्होंने दोबारा बता दिया है, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। व्हाट इज़ DNA सीक्वेंसिंग मैक्सिमा गिलबर्ट मेथड। अब ये मैक्सिमा गिलबर्ट मेथड में क्या है, अभी हमने DNA सीक्वेंसिंग का मेथड पढ़ा था फॉर सेंगर का, अब हमने मैक्सिमम गिलबर्ट जो था उसकी जो उसने जो DNA सीक्वेंस का मेथड बताया था उसके लिए हम कैसे उसे यूज़ करेंगे। It is a method by which the sequence of a DNA fragment is identified using chemicals that cuts DNA specific points। इसमें हमारे पास DNA होता है, ठीक है, लेकिन हमने उस DNA के फ्रैगमेंट्स को क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्रैगमेंट किस DNA से बिलोंग करता है और वो DNA किस आगे ऑर्गेनेली या जानवर का है। तो उसको हमने चेक करने के लिए क्या करना होता है, तो उस फ्रैगमेंट DNA के छोटे छोटे फ्रैगमेंट को, इन फ्रैगमेंट को देखने के लिए हम कुछ मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ करते हैं। केमिकल यूज़ करके हमें पता चलता है कि ये फ्रैगमेंट किस DNA से बिलोंग करता है और वो DNA किस स्पीशीज़ का है। फिर वो जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वहाँ जहाँ से हमें वो आइडेंटिफाई होता है वहाँ से हम उस DNA के पॉइंट को कट करके फ्रैगमेंट में चेंज कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड। इसका प्रोसीजर क्या है कि हमारे पास फ्रैगमेंट है डबल स्टैंडर्ड DNA का, उसके अंदर हमने क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ बोथ सेट अननोन। हमारे पास DNA जो डबल स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है उसका सीक्वेंस जो है वो हमें पता नहीं है, तो अगर हमने उसका सीक्वेंस जानना है तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे और इसके ज़रिए हम उस पूरे DNA डबल स्टैंडर्ड का सीक्वेंस मालूम कर लेंगे। टेम्परेचर और हाई pH इसका अंदर रखनी है हमने, जहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हमने इसको क्या कर दिया है, इसके मुख्तलिफ रीजन्स की पहचान करके इनको सेपरेट करके फ्रैगमेंट में चेंज कर दिए। रन दी सिंगल स्टैंडर्ड फ्रैगमेंट ऑन जेल। फिर जो ये हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड DNA था इसको हमने सिंगल स्टैंडर्ड DNA में चेंज किया है ना, देखिए सिंगल में है ना, तो इन सिंगल स्टैंडर्ड DNA को हमने रन जेल के ऊपर रन करवाना है। वहाँ पे ये किसकी शक्ल में आएगी, बैंड की शक्ल, बैंड नज़र आएगा। तो बैंड के अंदर लार्जर नंबर ऑफ प्यूराइंस हैं, प्यूराइन A और G को बोलते हैं, ठीक है, और जो कि हैवियर होंगे। और सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रैगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो हमें शो होते हैं। तो ये स्टेप जो है बस आपने याद रखने हैं। फिर जो हमारे पास वो जेल थी उसके अंदर जो DNA इस तरह बैंड शो होते हैं, ठीक है, अब उनमें हमने देखना है कि कौन सा DNA रेडियो एक्टिव है और कौन सा DNA रेडियो एक्टिव नहीं है, कौन कौन सा है। मसलन अब हमने वो सिंगल स्टैंडर्ड जो DNA इधर से हासिल किए थे इनको फ्रैगमेंट करके, ठीक है, इस डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में चेंज किया है। फिर इन सिंगल स्टैंडर्ड को लेकर हमने इन ट्यूब्स के अंदर जब DNA को डाला है, ये नज़र आ रहा है, एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली हम इन ट्यूब्स के अंदर। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड इन ट्यूब्स के अंदर पड़ा हुआ है। इन ट्यूब्स के ज़रिए हमने वो जेल के ऊपर डाल देना है। जेल के ऊपर डाल के उसे के ज़रिए अंदर से हमने क्या करनी है, ऊपर अल्ट्रावायलेट रोशनी गिराएंगे। जैसे अल्ट्रावायलेट रोशनी गिराएंगे तो हमें जेल के ऊपर छोटे छोटे बैंड नज़र आएंगे। बैंड उनकी थिकनिंग और उनका साइज़ और उनका डिस्टेंस कवर सबसे एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन नेक्स्ट बन रहा है वो है डिस्क्राइब एडवांटेज ऑफ मैक्सिमल गिलबर्ट। तो ये डायरेक्टली जो है प्यूरिफाइड DNA को पढ़ लेता है कि ये जो DNA हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो साफ़ भी है या नहीं है।
यूज्ड से जो है हेट्रोजीनस डीएनए को सीक्वेंस को यूज़ करता है और पॉलीमेरिक सीक्वेंस को यूज़ करता है। ये डीएनए प्रोटीन का आपस में इंटरेक्शन भी बताता है, ठीक है, मॉडिफिकेशंस और न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर को भी बताता है। तो डिसएडवांटेज इसके क्या है, ये क्या करता है, टॉक्सिक है, इसमें हम केमिकल्स यूज़ करके डीएनए के मुख्तलिफ सीक्वेंस को पहचानते हैं और इसमें मुख्तलिफ रेडियो आइसोटोप्स भी यूज़ होते हैं, रेडियो एक्टिव टॉप्स जो कि पॉइजनस भी होते हैं और अनस्टेबल भी होते हैं। आपको पता ही है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये जो है 500 से अगर 500 बेस पेयर की जो सीक्वेंस होगा उससे ज़्यादा ये सीक्वेंस को रीड नहीं कर सकता। हमें सीक्वेंस 500 बेस पेयर तक लेना है। इसका जो सेटअप बनाना है, पूरा तरीका मेथड तैयार करना है, ये बहुत कम्प्लेक्स है, मुश्किल है। मैक्सिमम गुलेट डीएनए सीक्वेंसिंग बेसिकली सबसे मुश्किल काम है। नेक्स्ट है कि हमारे पास डीएनए सिंथेसिस है, कैसे होती है, हाउ डीएनए सिंथेसिस अकर्स, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस का आपको पता ही है कैसे अकर होती है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जरिए होती है, ठीक है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ईच ऑफ 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब हमारे पास पता है कि डीएनए क्या है, हमारे पास है डबल स्ट्रैंड है। इस डबल स्ट्रैंड को हम कहते हैं पेरेंट डीएनए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेरेंटल डीएनए। इसको हम किस में चेंज करते हैं, डी नेचर करके सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर देते हैं। फिर जो सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास आते हैं इनको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। ये जो हमारे पास आएगा सिंगल स्ट्रैंड, ये हर सिंगल स्ट्रैंड कहलाएगा टेम्पलेट डीएनए। तो टेम्पलेट डीएनए जो होगा फर्दर उसके साथ कोई और है डीएनए का या प्राइमर का छोटा सा टुकड़ा आके अटैच होगा, जो कि प्राइमर इस डीएनए के ज़रिए, ठीक है, जो हमने अलग किए हैं 2 डीएनए, ये हमारे पास जो टेम्पलेट है इनके साथ वो प्राइमर, ठीक है, अटैच होगा, जो कि कम्प्लीमेंट्री इसके साथ होगा। कम्प्लीमेंट्री इसके साथ का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी होगा या जी होगा, जिसके साथ ये अटैच होके कम्प्लीमेंट हो सकता है। और ये ऐसे अंदर ए टी जी सी ऐड करता जाएगा और इस तरह लॉन्गेट करके पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड बना देगा, यानी पेरेंट से डॉटर डीएनए बना देगा। तो ईच मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय द रेप्लिकेशन प्रोसेस कंटेन्स एन इंटैक्ट पेरेंटल स्ट्रैंड एंड न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड, ठीक है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए को हमने तोड़ के सिंगल स्ट्रैंड में चेंज किया है, ये आगे हर ये सिंगल स्ट्रैंड किस में चेंज हो रहा है, डबल स्ट्रैंड में। ये इसमें चेंज हो गया डबल स्ट्रैंड में, ठीक है। तो जब ये इस तरह डबल स्ट्रैंड में चेंज होगा, इसमें एक ये जो है ये पिछ वाले पेरेंट का शामिल है, एक न्यू शामिल है। इस तरह जो इसमें भी है एक पेरेंट वाला शामिल है, एक न्यू स्ट्रैंड शामिल है। और इस तरह ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के ज़रिए डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, यानी इसके पास पेरेंटल स्ट्रैंड भी है और एक 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड भी है। आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है। In eukaryotes, DNA replication occurs during the S phase of cell cycle. The cell divides during the next M phase, and each daughter cell receives the next copy of DNA of the parental cell. अब जो ऊपर मैंने जो तस्वीरों से आपको बना के समझाया ना कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पहले हमने इस तरह सिंगल में चेंज किया, फिर हर सिंगल जो है वो नेक्स्ट अलग अलग हुए और इनके साथ टेम्पलेट बना के उन्होंने 2 डबल बना ली, जिसमें एक पेरेंटल होता है और एक न्यू सेली सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये सेल साइकिल के थ्रू होता है, मुख्तलिफ डिवीजन के ज़रिए। और किस फेज़ में होता है, एस और एम फेज़ में, सेल साइकिल के एस और एम फेज़ में, जो कि यहाँ पर नीचे डिस्क्राइब है। ये देख लें आप लोग कि ये हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट फेज़ है, एस फेज़ है, G2 फेज़ के बाद फिर एम फेज़ आता है। इसमें मेटा फेज़, एना फेज़ और ट्रांजिशन होती है माइटोसिस की, और इसके दौरान ये सारा काम होता है। तो यहाँ पर आप देख लें कि डबल हेलिक्स हमारे पास स्ट्रक्चर है। यहाँ पर पहले उन्होंने डीएनए को कंबाइन करके दिखाया हुआ है, जो गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ये आपस में उन्होंने ये देखे यहाँ पर बैंड बनाए हुए हैं। तो यहाँ इन बैंड को ओपन करके यहाँ पे दिखाया गया है। इनके दरमियान में असल में केमिस्ट्री क्या है, जो यहाँ पर ये डॉट वाली लाइन लगी हुई है, ये असल में इनके बॉन्ड्स हैं। तो इनके दरमियान जो एडेनिन होती है वो हमेशा थायामीन से डबल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी है। यानी अगर पूछा जाए एडेनिन और थायामीन के दरमियान कितने जो हैं, इसमें आप देखें जो थायामीन और एडेनिन है ना, ठीक है, इन दोनों के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो गुआनिन और साइटोसिन है इनके दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है। तो ये यहाँ पर इस तरह ये अटैच डीएनए के बैकबोन में नज़र आ रही हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर और डीएनए की बैकबोन बताएं क्या होती है। डीएनए की जो बैकबोन है वो आपको नज़र आ रही है, वो फास्फेट ग्रुप है। ये देखें, एक की 5 कार्बन और एक दूसरे की ये एक हमारे पास अगर है अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। एक की यहाँ पे 5 कार्बन और दूसरे की यहाँ पे 3 कार्बन, ये दोनों किससे अटैच होंगी, दरमियान वाले फास्फेट ग्रुप से। और ये फास्फेट ग्रुप ही इस डीएनए की बैकबोन बनाता है और यहाँ पर ये आता है, ठीक है।
हेलिक्स होता है। तो डीएनए बैकबोन अल्टरनेटिव डिहाइड्रोक्सी एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि कनेक्टेड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। कोवेलेंट ये नज़र आ रहे हैं आपको, फॉस्फेट ग्रुप जो हैं वो शुगर से लिंक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर से अटैच होते हैं। तो दीज नाइट्रोजन बेसिस आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये फिर आगे नाइट्रोजनस जो ये बेसिस हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, एडेनिन और गुआनिन। यहाँ पर पेयरिंग डीएनए में लिखा हुआ है कि क्या होता है, पेयरिंग होती है ए और टी की हमेशा आपस में, और इनके दरमियान जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसी तरह पेयरिंग होती है सी और जी की, और इनके दरमियान होते हैं 3 बॉन्ड। तो कॉपिंग डीएनए, कॉपिंग का मतलब ये कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसमें हम बेस पेयर को अलाउ करते हैं ईच स्ट्रैंड टू सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। यानी ये देखिए, अगर हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसको हाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में पहले चेंज करते हैं, फिर न्यू टेम्पलेट यहाँ से लाते हैं, और जो पहले वाला डीएनए का स्टैंड होता है वो न्यू टेम्पलेट बना देता है। वही बात जो ऊपर मैंने समझाई है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 77 है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।